हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, कोरोना आने से पहले अगर आप किसी बिग बाजार के स्टोर में गए होंगे तो वहां का माहौल आपको याद होगा। बड़े बड़े स्टोर्स, चारों तरफ सामान खचाखच भरा हुआ, लोगों की भीड़, तरह तरह के डिस्काउंट्स और कस्टमर ना चाहते हुए भी वहां कुछ ना कुछ खरीद लेता है। लेकिन ये सब माहौल देखकर ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कितनी खास्ता हालात में है। हालांकि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जब कंपनी के प्रॉफिट्स की बात आती है तो उस फील्ड में कंपनी कुछ खास नहीं कर रही है और किसी तरीके से वो पिछले कुछ सालों में सरवाइव कर रही है। जो लोग कंपनी का परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए यह बात कोई आश्चर्य की नहीं है कि आज फ्यूचर रिटेल, जो कि बिग बाजार को ओन करती है, वो एक बंदी के कगार पे खड़ी हुई है और आज उसके सर्वाइवल के लिए उसका बिकना जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही होगा। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल इंडिया की लार्जेस्ट स्टोर रिटेल कंपनी है। मैं कुछ कंपनी के स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर करता हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि यह कंपनी कितनी बड़ी है। करीब 50 करोड़ लोग हर साल इनके स्टोर्स में विजिट करते हैं और कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं। 30,000 सप्लायर्स इनके साथ एसोसिएटेड हैं जो इनको माल सप्लाई करते हैं। बिग बाजार, इजी डे, फैशन हब, होम टाउन और ई जोन इनके कुछ मेजर रिटेल ब्रांड्स हैं। अगर इनके स्टोर्स का हम टोटल एरिया को जोड़ें तो वो बनता है करीब 24 मिलियन स्क्वायर फीट। तो इसका साइज समझने के लिए आप इसे ऐसे समझें कि इतने एरिया में 24,000 2 BHK फ्लैट्स बन सकते हैं। 350 सिटीज में इनका प्रेजेंस है इंडिया में और करीब 60,000 एम्प्लॉयज इनके साथ काम करते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि इतनी प्रॉमिसिंग रिटेल स्टोरी फ्लॉप कैसे हो गई? तो इसका सबसे बड़ा कारण है उनके प्रमोटर किशोर बियानी का विजन। बियानी साहब के बारे में यह कहा जाता है कि वो पहले करते हैं और बाद में सोचते हैं। इसका मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं, एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं। बहुत टाइम पहले जब बियानी साहब को अपने कंपनी के लिए एक एड फिल्म बनानी थी तो उन्होंने एक फिल्म मेकर को अपने कंपनी में इन्वाइट किया। फिल्म मेकर ने जब उन्हें अपने एड फिल्म की कहानी सुनानी शुरू की तो बियानी साहब इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने उसी टाइम अनाउंस कर दिया कि वो इस कहानी के ऊपर एक फुल लेंथ बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूस करेंगे और उन्होंने वैसा किया भी। उन्होंने बॉलीवुड में 2 फिल्में प्रोड्यूस की और दोनों फिल्म फ्लॉप हो गई, उनको उसमें घाटा हुआ और उनमें से एक फिल्म उन्होंने उस टाइम के सुपरस्टार ऋतिक रोशन को लेकर बनाई थी। किशोर बियानी साहब का सिर्फ एक ही विजन है, या यूं कहें कि उनके दिमाग में एक ही भूत सवार है कि उनके स्टोर्स ज्यादा से ज्यादा जगह पर प्रेजेंट रहें। उनका विजन है कि हर 2 किलोमीटर में उनका एक स्टोर जरूर होना चाहिए इंडिया में। तो जब आप इस तरीके से ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे तो आपके बिजनेस में सेटबैक लगना लाजमी है और वही हुआ फ्यूचर ग्रुप के साथ कि आज कंपनी बैंकरप्सी के मुहाने पर खड़ी है। उनके कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं और कोरोना की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उनके सर्वाइवल पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। इस वक्त फ्यूचर ग्रुप के ऊपर 12,700 करोड़ की डेट है या उनकी देनदारी है और चूंकि उनके रिटेल स्टोर्स बंद है कोरोना की वजह से या उनमें उस तरीके से लोग नहीं आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए, तो उनका कैश फ्लो एक तरीके से अटक गया है। तो उनके सामने बड़ी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। इसी तरीके की एक परिस्थिति 2012 में किशोर बियानी साहब के सामने आ गई थी। कर्जे उनके बढ़ गए थे और वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो उस प्रॉब्लम को उन्होंने पैंटालून स्टोर्स में अपने स्टेक को बेच के किया। पैंटालून स्टोर्स, जैसा कि आप जानते हैं, फ्यूचर रिटेल ग्रुप का पार्ट था, लेकिन बियानी साहब ने अपने सर्वाइवल के लिए पैंटालून स्टोर्स को आदित्य बिरला नोवो को बेच दिया, जिससे उन्हें 5,800 करोड़ मिले। कुछ टाइम के लिए
कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन वापस से उसी तरीके की प्रॉब्लम्स कंपनी के लिए दोबारा क्रिएट होने लगी। अभी रिसेंटली उन्हें करीब 100 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना था अपने बॉन्ड होल्डर्स को, और उनके पास ये इंटरेस्ट पे करने के पैसे नहीं थे। किसी तरीके से उन्होंने फंड्स जुगाड़े और आखिरी दिन जाकर उन्होंने 100 करोड़ की पेमेंट की। अगर वो पेमेंट नहीं करते तो कई तरीके के लीगल इश्यूज उनके सामने खड़े हो जाते, जिसकी वजह से वो रिलायंस या किसी और कंपनी के साथ अपना स्टेक सेल नहीं कर पाते। तो वो इंटरेस्ट पे करके उन्होंने अपने स्टेक सेल्स के होप्स को फिलहाल जिंदा करके रखा हुआ है। अगर आप देखें तो फ्यूचर ग्रुप में 4 कंपनीज मौजूद हैं जो कि रिटेल से एसोसिएटेड है। वो है फ्यूचर रिटेल, जिसका मेन बिजनेस रिटेल है और वो बिग बाजार, इजी डे, इस तरीके के स्टोर्स को ओन करता है। फ्यूचर लाइफस्टाइल, जो कि मेनली फैशन के फील्ड में है और फैशन के ब्रांड्स को ओन करता है। फ्यूचर एंटरप्राइज, ये एक तरीके का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो बाकी कंपनीज को होल्ड करता है। फ्यूचर कंज्यूमर, जो कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जैसे आटा, साबुन, तेल एक्सेट्रा, इस तरीके के ब्रांड्स को ओन करता है। उसमें से कुछ ब्रांड्स हैं जैसे गोल्डन हार्वेस्ट, टेस्टी ट्रीट्स, नीलगिरी। और फ्यूचर सप्लाई चेन, ये वो कंपनी है जो सप्लाई चेन के फील्ड में है, यानी कि बेसिकली वो लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या गोडाउन्स में रखना, इस तरीके के काम ये करती है। सारी कंपनी उनके रिटेल के बिजनेस या ऑपरेशंस के लिए जरूरी है। तो आइए अब बात करते हैं कि फ्यूचर ग्रुप का क्या फ्यूचर है और आने वाले टाइम में इसमें क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि फ्यूचर ग्रुप अपने दम पे सरवाइव नहीं कर सकती, और उसके कई कारण हैं। पहला कारण है कैश क्रंच। कंपनी के पास पैसे नहीं है, उनके प्रॉफिट्स हो नहीं रहे हैं, और किशोर बियानी और उनके फैमिली की जो शेयर होल्डिंग है वो ऑलरेडी प्लेस्ड है, और उसके अगेंस्ट में उन्होंने ऑलरेडी बैंकों से पैसा उठा लिया है। तो अब अगर उन्हें फ्रेश लोन चाहिए तो उनके पास शेयर होल्डिंग ही नहीं है जिसके दम पर वो मार्केट से फ्रेश लोन्स ले सके। दूसरा कारण है उनके स्टोर बिजनेस का रिवाइवल होना आने वाले कुछ टाइम तक पॉसिबल नहीं दिखता। लोग स्टोर्स में नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सेल्स उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, और अगर वो स्टोर्स का रिवाइवल करते भी हैं तो इससे उनके ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने की वजह से एक अनुमान के हिसाब से उनका 10% तो 30% तक ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। अभी हाल ही में मैं उनके एक स्टोर को विजिट किया और मैंने देखा कि पूरा स्टोर खाली पड़ा हुआ है। बेसिक से बेसिक सामान भी उनके स्टोर पर मौजूद नहीं थे। मैं ये कह नहीं सकता कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उसी स्टोर की है, कि इन जनरल उनके सभी स्टोर्स की यही हालत है। तीसरा जो कारण है कि ई कॉमर्स फील्ड में उनकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल का जो भी सामान ई कॉमर्स के थ्रू बिकता है वो अमेज़न के थ्रू बिकता है, उनकी खुद की ई कॉमर्स सर्विस नहीं है। ज्यादातर फैशन ब्रांड्स ही अमेज़न के थ्रू बिकते हैं। तो आखिर फ्यूचर ग्रुप कैसे सरवाइव करेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जैसा कि आपको पता है कि RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और फ्यूचर ग्रुप के बीच में डील की बात चल रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि RIL इंटरेस्टेड है फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करने में। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप को क्यों खरीदेगा, इससे उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास इतना बड़ा रिटेल का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और पिछले कई सालों में उनका रिटेल बिजनेस काफी ग्रो किया है। इतने सारे उनके पास स्टोर्स हैं, गोडाउन्स हैं। तो रिलायंस को बिग बाजार में या फ्यूचर रिटेल में क्या इंटरेस्ट है, ये जानते हुए भी कि आने वाले टाइम में रिटेल में उस तरीके से ग्रोथ नहीं होगा और ज्यादा बिजनेस ई कॉमर्स के थ्रू ही होगा, फिर भी रिलायंस उसे क्यों खरीदना चाहती है? इसकी वजह है ई कॉमर्स। दोस्तों, आप माने या ना माने, आने वाले टाइम में ई कॉमर्स में जबरदस्त बूम आने वाला है और स्टोर बिजनेस में डिक्लाइन देखा जाएगा। ऑलरेडी आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है, और जो लोग ट्रेडिशनल दुकानें चलाया करते थे
उसमें से काफी लोग दुकानें बंद कर रहे हैं और वो सेल से अपना दुकान का रेंटल भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ये परिस्थिति में वो आ गए हैं। तो अगर रिलायंस फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसको एक्वायर करने से रिलायंस के ई कॉमर्स बिजनेस में एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन इस रिलायंस के शोर में हम एक चीज भूल जा रहे हैं कि एक और बहुत बड़ी कंपनी है जिसको फ्यूचर ग्रुप में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और वो बड़ी कंपनी है Amazon। तो आइए दोनों सिनेरियो को देखते हैं, यानी फ्यूचर ग्रुप प्लस Amazon एंड फ्यूचर ग्रुप प्लस रिलायंस, और दोनों के पॉसिबिलिटी को स्टडी करते हैं। उससे पहले आइए थोड़ा हम ई कॉमर्स बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो ई कॉमर्स बिजनेस के 4 डायमेंशंस होते हैं। पहला वेयर हाउसिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट्स एंड गुड्स को स्टोर किया जाता है। दूसरा डिलीवरी नेटवर्क, यानी कि आपके घर तक जो सामान को पहुंचाया जाता है। तीसरा टेक्नोलॉजी, यानी कि बैक एंड या सॉफ्टवेयर सपोर्ट। और चौथा मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कंपनी के खुद के ब्रांड। आज के टाइम पे किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के पास ये चारों कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, नहीं तो वो कंपनी बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाएगी, चाहे वो इंडिया हो या कोई और कंट्री हो। तो अगर आप इन डायमेंशंस को देखें और बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि रिलायंस इन चारों डायमेंशंस में एवरेज है। एवरेज इसलिए है क्योंकि ई कॉमर्स रिलायंस के लिए एक नया सर्विस एरिया है, तो वो उसमें अपनी मैच्योरिटी फिलहाल ला रही है। मैन्युफैक्चरिंग में Amazon वीक है क्योंकि एज पर इंडियन लॉ कोई भी एमएनसी ई कॉमर्स कंपनी इंडिया में अपने ब्रांड्स ओन नहीं कर सकती, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती है। यह रूल कुछ टाइम पहले ही बनाया गया है और आपको पता है कि किसने बनवाया है और किसके लिए बनवाया है। और यह रूल फ्लिपकार्ट और Amazon जैसी एमएनसी ई कॉमर्स कंपनीज के लिए एक डिसएडवांटेज रहेगा। वहीं अगर हम फ्यूचर ग्रुप को देखें तो फ्यूचर ग्रुप की अपनी कोई टेक्नोलॉजी या डिलीवरी सर्विस नहीं है क्योंकि उसकी खुद की कोई भी ई कॉमर्स सर्विस नहीं है। तो फ्यूचर ग्रुप जो भी ई कॉमर्स फील्ड में बिजनेस करता है वो Amazon के थ्रू ही करता है। तो रिलायंस को फ्यूचर ग्रुप में जो मेन इंटरेस्ट है वो इस वजह से है क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के पास बहुत सारे वेयर हाउसेस हैं और साथ में फ्यूचर ग्रुप के बहुत सारे खुद के अपने ब्रांड्स हैं। तो इस वजह से रिलायंस फ्यूचर ग्रुप में काफी इंटरेस्टेड है। लेकिन इस डील में काफी सारे अड़चने भी हैं जिसकी वजह से अभी तक वो डील नहीं हो पाई। पहली, चूंकि Amazon की फ्यूचर ग्रुप में ऑलरेडी एक शेयर होल्डिंग है जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और बिना Amazon के परमिशन के रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील नहीं हो सकती। दूसरा जो कारण है कि रिलायंस ग्रुप को फ्यूचर ग्रुप में कंट्रोलिंग स्टेक चाहिए, यानी कि वो पूरी तरीके से फ्यूचर ग्रुप को ओन करना चाहती है। बियानी साहब को शायद ये मंजूर नहीं है क्योंकि अपने खून और पसीने से उन्होंने इस कंपनी को बनाया है और वो इस तरीके से कंपनी से शायद हाथ धोना पसंद नहीं करेंगे। तीसरा जो कारण है वो है फ्यूचर ग्रुप का बड़ा कर्जा। जैसा कि मैंने बताया कि फ्यूचर ग्रुप के ऊपर 12,700 करोड़ का लोन है। एज पर सम अनकंफर्म न्यूज, मुकेश अंबानी चाहते हैं कि वो ये 12,700 करोड़ पूरा का पूरा कर्जा नहीं चुकाना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो इसका सिर्फ 70% या 60% ही पे करना चाहते हैं और तभी वो इस कंपनी को एक्वायर करेंगे। लेकिन ऐसा करने से बैंकों को काफी नुकसान हो सकता है और वो तभी मानेंगे जब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। चौथा, ऐसी भी कुछ खबरें आई कि मुकेश अंबानी इसे कैश डील नहीं करके स्टॉक डील करना चाहते हैं, यानी कि जब वो फ्यूचर ग्रुप को खरीदेंगे तो वो बदले में पूरा पैसा नहीं देंगे, यानी कि पैसे के बदले रिलायंस रिटेल का शेयर देंगे। लेकिन ऐसा करने से शेयर होल्डर को काफी नुकसान हो सकता है और जिन कंपनीज ने फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्ट किया है अगर उनको प्रॉपर डील नहीं मिलेगी तो शायद वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे और ये डील मटेरियलाइज नहीं कर पाएगी। तो मार्केट में तरह तरह की न्यूज आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की जो डील है इट इज नॉट अ डन डील और इसमें काफी ट्विस्ट आने वाले हैं। वहीं अगर हम Amazon की बात करें
तो अमेजॉन भी इस डील में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इंडिया में अगर उन्हें बिजनेस करना है तो उन्हें एक इंडियन पार्टनर की जरूरत है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएंगी, और अगर उनके साथ एक इंडियन पार्टनर होता है तो काफी हद तक वो अपने प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं उनके सहारे। फॉर एग्जाम्पल, एज पर इंडियन लॉज, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये अपने खुद के प्रोडक्ट्स नहीं बना सकती, लेकिन अगर अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करती है तो फ्यूचर ग्रुप बीइंग एन इंडियन कंपनी वो प्रोडक्ट्स बना सकती है, और वो प्रोडक्ट्स अमेजॉन के थ्रू बिक सकते हैं। तो अमेजॉन इस तरीके की पार्टनरशिप जरूर करना चाहेगा फ्यूचर ग्रुप के साथ। तो अगर आप देखें तो फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुछ महीने पहले अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी फ्यूचर कूपन्स में 49.1% स्टेक खरीदा था, और फ्यूचर कूपन्स का 10% स्टेक फ्यूचर रिटेल में है। तो एक तरीके से अमेजॉन इनडायरेक्टली फ्यूचर रिटेल में भी ओनरशिप रखता है। इस डील में एक खास बात यह है कि अमेजॉन अगर चाहे तो वो फ्यूचर रिटेल के प्रोमोटर होल्डिंग को खरीद सकता है, पर इसमें कैच ये है, अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप की प्रोमोटर होल्डिंग को 2023 से पहले नहीं खरीद सकता। ये तभी पॉसिबल है जब उस डील को बदला जाए। 2023 से पहले अगर अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप में अपना स्टेक लेना चाहता है तो उस डील को बदलना पड़ेगा। तो अब ये प्रश्न ये उठता है कि अगर अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप में स्टेक नहीं लेता है, रिलायंस भी नहीं ले पाता है, तो कंपनी कैसे सरवाइव करेगी? क्या वो कर पाएगी? तो उसके सरवाइव करने के चांसेस तभी बने रहेंगे जब उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो आगे के लिए फंड का इंतजाम करें। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फ्यूचर ग्रुप में काफी नामी गिरामी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है, और उसमें कुछ नाम है प्रेमजी इन्वेस्ट, ब्लैकस्टोन, निपॉन एक्सप्रेस, एल चैटर्टन, आईएफसी। तो इनके कंबाइन एफर्ट से कंपनी सरवाइव कर सकती है अगले कुछ सालों तक, लेकिन अंततः उनको कोई बड़ा इन्वेस्टर ऑनबोर्ड करना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, और उन सिनेरियो का कंपनी के स्टॉक पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो पहला सिनेरियो यह है कि आरआईएल यानी कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप को बाय कर लेती है। अगर ऐसा होता है तो शॉर्ट टर्म में शेयर होल्डर्स को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो मर्ज्ड एंटिटी के जो शेयर उन्हें मिलेंगे या तो उनकी क्वांटिटी कम करके उन्हें दी जाएगी या उसकी वैल्यू कम करके उन्हें दी जाएगी, जैसा कि हमने रुचि सोया या फिर आलोक इंडस्ट्री के केस में देखा। तो जब इस मर्ज एंटिटी का शेयर लिस्ट होगा तो शॉर्ट टर्म में शेयर होल्डर्स को नुकसान हो सकता है। हाँ, उसके बाद हो सकता है कि वो रुचि सोया या आलोक इंडस्ट्रीज की तरह शेयर कई गुना बढ़ जाए, उसकी पॉसिबिलिटी जरूर रहती। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ अगर डील होता है तो रीलिस्टिंग के बाद आप देखेंगे कि उसके स्टॉक में एक गिरावट होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। दूसरा सिनेरियो यह है कि जो उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं या कंपनी वो फंड का अरेंजमेंट कर लेते हैं, या फिर फ्यूचर रिटेल ग्रुप किसी तरीके से इंटरनली फंड्स मैनेज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे वो अपने इंश्योरेंस बिजनेस को बेच सकती है, उससे भी फंड जुटा सकती है। अगर ऐसा होता है तो शॉर्ट टर्म में 10-15% स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन अंततः स्टॉक रेंज बाउंड या बियरिश ही रहेगा जब तक कि एक बड़ा इन्वेस्टर ऑन बोर्ड नहीं होता। तीसरा सिनेरियो यह है कि अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप की प्रोमोटर होल्डिंग्स को खरीद लेता है और फ्यूचर ग्रुप एक तरीके से उनके कंट्रोल में आ जाता है। अगर ऐसा होता है तो स्टॉक कई गुना बढ़ जाएगा और स्टॉक में हमें एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, इन तीनों पॉसिबिलिटी में से कौन सा पॉसिबिलिटी होने वाली है या होगी ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि सारी मीटिंग्स क्लोज डोर होती हैं और अंदर की सारी खबरें हम तक नहीं पहुंच पाती। तो आइए अब इस बारे में बात करते हैं कि अगर हमें इस स्टॉक में पोजीशन बनानी हो तो हम किस तरीके से बनाएं। सबसे पहले हम स्टॉक का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। पिछले 2 सालों में स्टॉक में काफी गिरावट हमें देखने को मिली है, और जो स्टॉक 2 साल पहले 600 रुपीज का था वो अभी कुछ महीने पहले 60 रुपीज का लो लगाकर आया है। फिलहाल स्टॉक 120-130 रेंज के आसपास चल रहा है,
और इसका जो पीई है वो रीजनेबल है, करीब 9 पीई के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। आपको पता है इस तरीके के स्टॉक्स काफी न्यूज बेस्ड होते हैं, और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो स्टॉक अचानक से चढ़ जाता है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो स्टॉक अचानक से गिरने लगता है। तो इस तरीके के स्टॉक में अक्सर एंट्री एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों हमारा ये व्यू है कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म में पेन देगी। ये स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो शॉर्ट टर्म में ये काफी ज्यादा पेन दे सकता है, लेकिन अगर आप इसे 10 इयर्स का व्यू लेके चलें तो ये कंपनी एक वेल्थ क्रिएटर साबित होगी, बशर्ते कि ये सरवाइव कर जाए। और मुझे लगता है कि ये कंपनी सरवाइव करेगी, क्योंकि इस कंपनी के पास काफी वैल्यूएबल एसेट्स हैं और किसी न किसी प्राइस पर इसे कोई बड़ा इन्वेस्टर आके खरीद लेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी आपको सलाह है कि अपने कैपिटल का 10% से ज्यादा पैसा इस पर ना लगाएं। इस कंपनी को बहुत केयरफुली इसमें इन्वेस्ट करें और इनको कई लॉट्स में खरीदें और पेशेंटली इसमें पोजीशन बनाएं। हमारी रिकमेंडेशन है कि आप इसे 130 रुपीज में खरीदें, 90 रुपीज में खरीदें, 70 रुपीज में खरीदें और 50 रुपीज में खरीदें। अगर आपको स्क्रीन पे दिखाए हुए तरीके से अगर आप इसमें पोजीशन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो एवरेज प्राइस है 66 रुपीज के आसपास बनेगी, जो कि कंपनी की फेयर वैल्यू के आसपास है। लेकिन अगर आप इम्पेशेंट हैं, आप एक गैम्बल खेलना चाहते हैं, आप एक हाई रिस्क हाई रिटर्न पोजीशन बनाने में आपको कोई संकोच नहीं है, तो बेशक आप इस स्टॉक में करंट लेवल पे पोजीशन बनाइए और इसका स्टॉप लॉस आप 96 रुपीज के आसपास रखिए। जिस तरीके से स्टॉक में मूवमेंट हो रहा है, हमें लगता है कि विद इन 1 मंथ इसको 165 रुपीज तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको वार्न कर देता हूं कि ये एक रिस्की बेट है और ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न पोजीशन है, तो बहुत ही सोच समझकर पोजीशन बनाइए और उतना ही पैसा इस पर लगाइए जिसके डूब जाने से आप पर कुछ खास फर्क उसका ना पड़े। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे खत्म करता हूं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।